हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हसू में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग तथा मांग का नियम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो वीडियो बेहद पसंद आया होगा। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मांग की लोच के बारे में, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसी से रिलेटेड है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो कुछ बड़ा होने वाला है, इस वजह से हम लोग जल्द से जल्द वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। बात करते हैं कि वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे मांग के प्रकार, और मांग के प्रकार के तहत उसकी लोच को हम लोग देखेंगे। और जो लोच होती है वो जैसे 5 प्रकार की लोच होती है: लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग। तो एक एक करके सारी लोच को हम लोग इलेस्टिसिटी को देखने वाले हैं डिमांड की। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बात करते हैं कि हम लोग इसे समझने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो हर लोच के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में डिमांड, उसकी कीमत और डिमांड में क्या अंतर होता है और क्या एक दूसरे से संबंध होता है, किसके माध्यम से ये एक दूसरे से पूरक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मांग की लोच। क्या है मांग की लोच? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता हुआ आया है। सबसे पहले देखेंगे कि मांग की लोच कहते किसे हैं। कब ये कहा जाता है कि मांग में लोच उत्पन्न हो रही है, तो उसका सिंपल फार्मूला है मूल्य एवं आय आदि में परिवर्तन के कारण। कैसे? मूल्य एवं आय आदि में परिवर्तन के कारण मांग में लोच उत्पन्न होता है। कैसे? मूल्य एवं आय आदि में परिवर्तन के कारण मांग में लोच उत्पन्न होता है। अब लोच का शाब्दिक अर्थ क्या है? इलेस्टिसिटी। आप लोग रबर जानते हैं, रबर को आप लोग पकड़ के खींचेंगे उसमें तन्यता आती है, फिर उसे छोड़ देंगे तो वो सिकुड़ जाता है। तो वही इसमें क्या होता है कि लोच का आशय ही यही है कि मार्केट में प्राइस का बढ़ना और घटना डिपेंड करता है उसकी डिमांड पर। ठीक, मतलब अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। तो इसी तरह से हमेशा मार्केट में संतुलन बनाए रखा जाता है मांग की लोच के अनुसार। जो कमियां होती है उसमें सुधार किया जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लोच कितने प्रकार की होती है। तो लोच 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है कीमत लोच, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइस इलेस्टिसिटी। प्राइस इलेस्टिसिटी, ठीक। और दूसरी होती है कौन सी, आय लोच, इनकम इलेस्टिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग इनका फार्मूला देखेंगे। जो आय लोच है उसका महत्व बहुत कम है, किसके हिसाब से, कीमत लोच के हिसाब से। तो हम लोग आज बात करेंगे किस पर, कीमत लोच, प्राइस इलेस्टिसिटी पर बात करेंगे। और इसके तहत देखेंगे कि कुल 5 प्रकार की लोच होती है और उसे एक एक करके ग्राफ के माध्यम से और डिमांड वक्र के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कीमत लोच का फॉर्मूला देखेंगे कि कीमत लोच निकलता कैसे है। तो कीमत लोच किसे कहते हैं? अगर प्राइस में परिवर्तन हो और डिमांड में भी परिवर्तन हो, प्राइस की जो क्वांटिटी है उसमें परिवर्तन हो कि मूल्य बढ़ रहा है कि घट रहा है, साथ ही ये देखेंगे कि जो उसकी डिमांड है उसकी वजह से डिमांड की मात्रा में वृद्धि हो रही है अथवा कमी हो रही है। तो इसे निकालने का एक सिंपल फार्मूला बनाया गया है। तो वह क्या है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की
मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। किसमें, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कहा जाता है डी क्यू। क्या, डी क्यू। और साथ ही कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को कहा जाता है डीपी। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक, तो ये हो गया कीमत लोच। अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से भी इसे समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब अगली देखते हैं कौन सी, आय लोच। यहीं पर देख लेते हैं आय लोच। इनकम इलेस्टिसिटी, इसे निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, आय में प्रतिशत अंतर बटे आय में, सॉरी मांग में प्रतिशत अंतर बटे मांग में प्रतिशत अंतर बटे, उसके बाद किसमें, मांग हो गया और आय, क्योंकि इसमें इनकम के बारे में बात हो रही है। तो आय में प्रतिशत अंतर, और इसे डिफाइन करने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म अपनाया गया वह क्या है, dq अपॉन dy, dq अपॉन dy। अब एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी डिमांड 100 है और 100 से वह 105 हो जाती है, ठीक, और कीमत 1000 से 900 हो जाती है। देखिए जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, किस पर डिपेंड करता है, कीमत लोच पर। कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत घटेगी, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में भी यहां पढ़े थे कि अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो इसमें यही एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत थी 1000 रुपए और वह घट के हो जाती है 900 रुपए, और उसकी डिमांड कितनी थी, डिमांड 100 थी, 105 हो गई। ये हो गया प्राइस और ये हो गई डिमांड। प्राइस 100 से बढ़कर 105 हो गई। अब हम लोग निकालेंगे कि जो प्राइस है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कहां होगा, नीचे होगा, और मांग में प्रतिशत परिवर्तन ऊपर होगा। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 100 से अगर यह 5 हो गया तो 5%, ठीक, 5%। और उसके नीचे कितना करेंगे, अगर ये 1000 से 900 हो गया तो इसका मतलब है अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 10%, ठीक। अगर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, तो कितना आएगा, 0.5%। तो ये जो 0.5% आया, यह क्या निकल के आया, यह लोच निकल के आया, जिसे हम लोग इलेस्टिसिटी बोलते हैं। तो यह कीमत लोच का एग्जाम्पल है कि अगर किसी वस्तु में अचानक से कुछ परसेंट के उसके प्राइस में कुछ परिवर्तन किया जाता है, कमी की जाती है, तो डिमांड में भी कुछ प्रतिशत परिवर्तन होगा, डिमांड थोड़ा बढ़ेगी, ठीक। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि कोई वस्तु है और जिसकी कीमत 1000 रुपए है, आगे चलकर उसकी कीमत 900 रुपए हो जाती है, तो जो डिमांड होगी वह 100 की क्वांटिटी से बढ़ जाएगी। तो 100 से 105 हो गई। तो जब इसका हम लोग प्रतिशत परिवर्तन निकाले तो पूरे मार्केट में इसका जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वह 5% निकल के आया। चलिए आय लोच को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें भी यह होता है कि जब आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब आय में वृद्धि होगी तो क्या किया जाएगा कि जो इसकी डिमांड होगी, डिमांड में भी वृद्धि होगी। चलिए कैसे समझते हैं, इनकम कितनी हो जाती है किसी व्यक्ति की, 100 से 110 हो जाती है, ठीक, और उसकी डिमांड जो है वह मान लीजिए 10 रुपए की थी और वह बढ़ के 12 रुपए की हो गई। तो जब दोनों का प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो ये देखिए, ये 10 से 12 हुआ, तो ये 2 जो इसका है यह 20% हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो 20% बटे में 100 से 110 हुआ है, तो यहां कितना आ जाएगा, 10%, ठीक। तो जब दोनों को कट करेंगे तो यहां आएगा 2%। तो यह जो 2% है यह लोच कहलाएगा, इलेस्टिसिटी कहलाएगा कि मार्केट में उस वस्तु की लोच कितनी है।
यह डिपेंड करेगा उसकी इनकम और डिमांड पे। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टाइप आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे और ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, क्योंकि अब हम लोग इसी के टाइप पढ़ने वाले हैं, कीमत के लोच के टाइप। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। बहुत ही इजी चैप्टर है, समझने की कोशिश करेंगे, सब एकदम पूरी तरह से फैक्ट पर आधारित है और फैक्ट को समझेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए बात करेंगे कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। जो कीमत लोच है यह कितने प्रकार की होती है, तो यह कुल 5 प्रकार की होती है। सबको पहले हम लोग सबका फार्मूला लिखेंगे और नाम लिखेंगे। हेडिंग क्या देंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल। इलास्टिसिटी ऑफ मतलब कि डिमांड में जो इलास्टिसिटी होती है, लोच होती है, उसे कैसे मापा जाता है। तो उसके लिए कुछ कुल 5 प्रकार की लोच बताई गई है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कौन कौन सी है, पहली है लोचदार मांग। लोचदार मांग। दूसरी है कौन सी, बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग। तीसरी कौन सी है, इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग। चौथी कौन सी है, पूर्णतः बेलोच मांग। क्या, पूर्णतः बेलोचदार मांग। और उसके बाद लास्ट में आती है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग। जब हम लोग इसे डिफाइन करेंगे तब समझ में आएगा कि चीजें बहुत इजी हैं। देखने में थोड़ा आप लोगों को यह ज्यादा लगेगा कि यह जो लोच है इसकी इलास्टिसिटी है यह 5 टाइप की होती है, लेकिन इसे कैसे निकालेंगे ग्राफ के माध्यम से इजी तौर पर समझेंगे। सबसे पहले इन सबका फार्मूला और पहचानने का सिंपल ट्रिक हम लोग लिखने वाले हैं। अगर किसी भी वस्तु की डिमांड में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी अगर 1 से ज्यादा हुआ, ईडी अगर 1 से ज्यादा होगा, कैलकुलेट करने पर जैसे हम लोगों ने कीमत लोच में देखा था कि फार्मूला लगाने पर जो हमारा प्राइस आएगा, जो लोच आएगी, अगर वह 1 से ज्यादा है तो वह लोचदार मांग कहलाएगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ईडी इज ग्रेटर देन 1। चलिए, बेलोचदार मांग। अब ये लोचदार और बेलोचदार में डायरेक्ट दिख रहा है कि इन दोनों में क्या है, विलोमाभास है, मतलब इन दोनों में डायरेक्ट विपरीत का संबंध है। इसमें क्या हो जाएगा, ईडी। ये ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। जब मांग की लोच छोटा हो जाएगा 1 से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ठीक, अब बात करेंगे इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग में क्या होता है कि जब ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, जब 1 के बराबर होता है तब इकाई लोचदार मांग माना जाता है। ठीक, अब बात करेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या होता है कि ईडी जो होगा हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा, यह बराबर होगा 0 के, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वह कहलाएगा हमारा लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक, अब बात करेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो इसमें क्या होता है कि ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब कि ईडी अनंत होगा, कोई इसमें लोच के बारे में बात नहीं की जाएगी, कितनी भी लोच हो सकती है, तो वह पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। और ये जो हम लोगों ने क्या लिखा, इसके फार्मूले लिखे, ये अभी हम लोग लागू करने वाले हैं एक एक करके। मैं कहूंगा अगर आप लोग इसे याद कर लिए और इसे सही तरीके से समझ लिए तो मांग की जो लोच है पूरी तरह से आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे डिफिनीशन के साथ साथ हम लोग बनाएंगे डिमांड कर्व और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले के बारे में। कौन सा, लोचदार मांग। इसमें क्या है, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कीमत की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन
कीमत की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से अगर कम होगा तो वह क्या कहलाएगा, लोचदार मांग कहलाएगा, सॉरी अधिक होगा। डिफिनेशन लिख लेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। चलिए लिखते हैं, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन किससे, कीमत की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से। कीमत की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से, आनुपातिक परिवर्तन से क्या होगा, अधिक होता है। इसी पर याद रखेंगे, अधिक होता है। ऐसी कंडीशन जब मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे हम लोग लोचदार मांग कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लोचदार मांग बोलते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मानते हैं एक ग्राफ बनाएंगे, हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक, ये हो गया हमारा क्या, y और ये हो गया x। क्या बताया गया है कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। मतलब कि जैसे हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक, ये हो गया P1 प्राइस और ये हो गया क्या, Q1। ठीक, इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखे हम लोग डिफिनेशन की, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। मतलब अगर P2 की जो डिस्टेंस है, जो मात्रा है, क्वांटिटी है, इतनी है तो जायज सी बात है कि मांग में परिवर्तन ज्यादा होगा। मतलब अगर मांग बढ़ती है, जिस गति से मांग बढ़ेगी, सॉरी प्राइस बढ़ेगा, उसकी कम गति से, उसकी तेज गति से डिमांड बढ़ेगी। ठीक, मतलब अगर प्राइस तेज बढ़ेगी तो डिमांड उससे भी ज्यादा तेज से क्या होगी, कम हो जाएगी। यही अंतर डिपेंड करता है कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। देखिए ऐसे समझेंगे चीजें क्लियर होंगी। यहां क्या हम लोगों ने शो किया कि ये जो है, देखिए कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ यह कम है, किससे, डिमांड में प्रतिशत परिवर्तन से। तो इस तरह से इसे डिफाइन करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है। और ये जो हमारा जाएगा क्या, ये जाएगा डी, ये डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ग्राफ के माध्यम से भी समझने की कोशिश की। अब कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे डिपेंड करेगा, चलिए इसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसकी डिमांड 100 से 125 हो गई और मूल्य 100 से 80 हो गया। मूल्य अथवा प्राइस, मूल्य को कीमत भी लिख सकते हैं, 100 से घट के 80 हो गया। फार्मूला और साथ ही डेफिनेशन इस पर लागू हुई कि नहीं हुई, कि किसी भी वस्तु की कीमत कम हुई तो उसकी जो डिमांड है वह ज्यादा बढ़ गई। अब देखेंगे कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो वह जो परिवर्तन हुआ इसमें 100 से 25 हुई तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा वह क्या निकलेगा, 25/20। 25/20। तो इसे जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो 5/4, 5/4। और जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 1.25%। तो ये 1.25 कितना आया, 1 से ज्यादा है या कम है, तो यह 1 से ज्यादा है। तो यही मांग डिपेंड करती है कि यहां लोचदार मांग होगी। देखिए इकोनॉमिक्स से समझने की कोशिश करेंगे, फैक्ट पकड़ने की कोशिश करेंगे, याद तभी होंगी चीजें जब समझेंगे। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने लोचदार मांग को सही तरीके से समझा। सबसे बेसिक ट्रिक है कि ये समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखेंगे नहीं, फिर भी बता देंगे कि अगर कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की मात्रा में डिमांड में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा है, देखिए यह ज्यादा है कि नहीं, इससे यहां से यहां की दूरी इससे ज्यादा है ना, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा लोचदार मांग कहलाएगा। चलिए
दूसरे डिमांड के बारे में बात करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। बात करेंगे बेलोचदार। बेलोचदार के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेलोचदार में क्या कहा गया है, उसमें हम लोगों ने देखा कि कीमत की जो मात्रा है वह कम होती थी किससे, डिमांड से, लेकिन यहां उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा, डिफिनीशन भी नहीं लिखना है, सिर्फ पाई ग्राफ के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे। चलिए बनाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। ठीक, सॉरी ये y और ये x। सही तरीके से रफ करके देखिए, जब क्लियर चीजें बताएंगे तो समझ में आए, क्योंकि ये ग्राफ है, अगर यही गंदा हो जाएगा बोर्ड तो फिर समझने में सही तरीके से चीजें समझ नहीं पाते। आइए y x, चलिए यहां हम लोग देखेंगे क्या, P1 P2। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसमें देखा था कि जो प्राइस है वो कम होती थी डिमांड से, लेकिन इसमें प्राइस ज्यादा हो जाएगी। ठीक, दूसरे वाले में जो बेलोचदार है, देखिए लोचदार में हम लोगों ने देखा कि अगर प्राइस में होने वाला परिवर्तन, कीमत में होने वाला परिवर्तन डिमांड में होने वाले परिवर्तन से कम होता है तो उसे हम लोग लोचदार बोलते थे, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट बेलोचदार है। यहां क्या होगा, चलिए ये हो गई प्राइस, ठीक, और ये हो गई सेकेंड प्राइस। इसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया था कि डिमांड की जो मात्रा होगी वह ज्यादा होगी, कीमत की कम होगी, लेकिन यहां कीमत की मात्रा ज्यादा होगी और डिमांड की कम होगी। समझ में आ रही बातें। अब देखिए, अब यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो दूरी है इस दूरी के मुकाबले कम है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मांग वक्र कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा। ठीक, टी डी, मतलब कि अगर प्राइस में होने वाला परिवर्तन डिमांड में होने वाले परिवर्तन से ज्यादा है तो वह क्या कहलाएगा, बेलोचदार मांग। और लोचदार मांग में क्या था कि प्राइस में होने वाला परिवर्तन डिमांड में होने वाले परिवर्तन से कम होता था, उसमें डिमांड ज्यादा होती थी और इसमें डिमांड कम होगी, उसमें प्राइस कम होती थी, इसमें प्राइस ज्यादा होगी। ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड करके याद करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, इसका सिंपल सा फार्मूला है कि अगर प्राइस में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन डिमांड में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा है तो उसे हम लोग बोलेंगे बेलोचदार मांग। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कि जो इसका फार्मूला है ईडी, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर क्या है, छोटा होना चाहिए एक से। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर इसे भी समझ लेते हैं। तो वो कैसे समझेंगे कि मान लीजिए जो डिमांड है वह 100 से 110 हो जाए और इसका जो प्राइस है, प्राइस कितना हो जाए, 100 से 80 हो जाए, 100 से 80 हो जाए। तो इससे जब हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा, ये 10% और ये 20%, तो 0.5%। तो क्या हुआ, यहाँ एक से कम हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें पूरी तरह से बेलोचदार मांग कार्य करता है। चलिए उम्मीद करता हूं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जो लोचदार मांग थी वह विलासिता की वस्तुओं में होता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है जितने टाइप की होती हैं किन वस्तुओं पर लागू होती हैं। तो वो विलासिता की वस्तुओं पर लागू होता था और यह किस पर लागू होगा, हमारे आवश्यकता की वस्तुओं पर, नमक हो गया या दवाइयां हो गई। क्यों, कैसे हम लोग समझेंगे कि प्राइस कितनी भी बढ़ जाए लेकिन जो डिमांड है वो बहुत कम मात्रा में कम होगी। क्यों, क्योंकि यह वस्तुएं आवश्यक होती हैं, यह लेना प्रत्येक दिन में आवश्यक होती है, इसलिए इसके डिमांड में बहुत कम परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, थर्ड के बारे में। बेलोचदार मांग हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे इकाई लोचदार मांग। कौन सी,
इकाई लोचदार मांग। तीसरी, इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके तहत देखेंगे कि जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब कि जो मांग में परिवर्तन हो वही परिवर्तन उसके प्राइस में भी हो, मतलब दोनों में इक्वल हो, बराबर हो एक दूसरे से। मतलब जितने प्रतिशत में परिवर्तन मांग में हो उतना ही परिवर्तन प्राइस में हो, तो उसे हम लोग इकाई लोचदार मांग कहते हैं। क्या? इकाई लोचदार मांग कहते हैं। कैसे? चलिए ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मार्कर में थोड़ा इंक डाल दें, ठीक है। इंक थोड़ी खत्म हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बात करेंगे इकाई लोचदार मांग के बारे में। इकाई लोचदार मांग का अर्थ यह है कि अगर प्राइस में परिवर्तन उतने परसेंट ये हो जितना डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, मतलब दोनों में कोई अंतर ना हो, बराबर हो, तो वह क्या कहलाएगी? हमारी इकाई लोचदार मांग कहलाएगी। और इसे दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस फार्मूले का यूज करेंगे वह फार्मूला हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था? ईडी इक्वल टू 1। ईडी इक्वल टू 1। मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर फॉर्मूला इसका याद रख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इकाई लोचदार मांग को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या है? y x। अब ये हो गया प्राइस और ये हो गई डिमांड की मात्रा। तो इसे समझने की सिंपल ट्रिक है, ये हो गया, ये हो गया। कैसे? आइए देखते हैं। ये हो गया P1 P2 Q1 Q2। कैसे? जब प्राइस इसकी मान लीजिए 10 रुपए थी तो इसकी डिमांड कितनी थी? 20 की थी, ठीक है। प्राइस इसकी 10 रुपए। देखिए मांग का नियम हमेशा लागू करता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, ठीक है। तो यह कैसे? इकाई लोचदार मांग में हम लोग इसे कैसे डिफाइन करते हैं कि मान लिया कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए सी थी तो उसकी डिमांड कितनी थी? 20% थी। लेकिन जैसे ही इसकी कीमत कितनी हो गई? 20 हो गई, तो इसकी जो क्या है क्या बोलते हैं इसको, डिमांड है वह 40 हो जाएगी। मतलब इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 50% का। तो इसमें भी 50% का ही परिवर्तन होगा। यह डिपेंड करता है किस चीज पर? इसकी प्राइस पर। क्यों? क्योंकि प्राइस जितनी बढ़ेगी डिमांड भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। कैसे? मतलब एक दूसरे में कोई अंतर नहीं होने वाला। जितना प्रतिशत परिवर्तन प्राइस में होगा उतना ही प्रतिशत परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इसकी डिमांड में हो जाएगा। आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे और चीजें क्लियर करेंगे। कैसे? मान लीजिए डिमांड में कोई डिमांड है, किसी भी चीज की डिमांड है वह 10 से बढ़कर 12 हो जाती है। जो डिमांड की क्वांटिटी है वह 10 से बढ़ के 12 हो गई और प्राइस 100 से घट के 100 से 80 होगा, तभी ना होगा। 100 से 80 हो गया। प्रतिशत परिवर्तन इसमें क्या आया? दोनों में 20% का परिवर्तन दिख रहा है। 20/20 परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज 20 से 21 आया। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ईडी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो, मतलब कि जो मांग की लोच है, मांग की लोच अगर 1 के बराबर आ जाती है तो उसे हम लोग इकाई लोचदार मांग कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसकी कीमत में उतना ही प्रतिशत परिवर्तन उसकी डिमांड में होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। डिफिनेशन लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे तो आप लोग रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करिए। समझना क्या है? ग्राफ बनाइए, ग्राफ से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखिए हम लोगों ने इसमें क्या किया
कि जितना परिवर्तन इसमें किए हैं उतना ही परिवर्तन इसमें भी कर दिए हम लोग। ऐसे ही देख लें, मान लीजिए 10 रुपए से कितना हो गया 12 रुपए, यही लिख देंगे। और ये 100 रुपए से 80 रुपए हो जाएगी डिमांड। तो इसमें भी 20% का परिवर्तन हुआ, इसमें भी 20% का परिवर्तन हुआ। इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि अगर यहां 10 से 20 हो जाए और यह कितना हम लोगों ने यहां देखा था कि यह 10 से 5 हो जाए, मतलब दोनों में परिवर्तन जो होगा उसके प्रतिशत में जो वृद्धि होगी या कमी होगी वह इक्वल होगी, ये याद रखेंगे। अगर कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन उसके डिमांड में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो वह कहलाता है हमारा क्या, इकाई लोचदार मांग। तो ये 3 मांग हम लोगों की लोच पूरी तरह से क्लियर हो गई। चलिए चौथी के बारे में बात करेंगे। बहुत इजी है चीजें समझने की बस आप लोगों की आवश्यकता है, कुछ भारी नहीं है। आप लोग बना देते हैं भारी और टीचर लोग बना देते हैं कि अरे ये तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसे समझने के लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। कुछ नहीं, सब चीजें अपने आप पर लेके दैनिक जीवन से जुड़ते हुए याद करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब बात करेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चौथा है हमारा पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग थोड़ा क्या है, ट्रिकी है। इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। ठीक, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए, इसकी जो डिफिनीशन है वह क्या है, जब किसी वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कितना भी ज्यादा हो जाए। मान लीजिए, चलिए पहले एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कोई वस्तु है, उसकी कीमत है कितनी, 50 रुपए, डिमांड कितनी है 20%। ठीक, आगे चलकर क्या होता है कि इसकी जो प्राइस है वह बढ़ जाती है, 50 से बढ़कर कितना हो जाती है, 100 हो जाती है। लेकिन इसकी जो मात्रा है वह 20% ही रहेगी। मतलब कि प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, समझने की कोशिश करेंगे। पूर्णतः बेलोचदार मांग है कि इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होगी, इसमें कोई भी लोच उत्पन्न नहीं होने वाली है। प्राइस कितनी भी बढ़ जाए लेकिन डिमांड उसकी जितनी है उससे कम नहीं होने वाली है। डिमांड उसकी जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, प्राइस कितना भी बढ़ जाए। शाब्दिक अर्थ है, इस तरह से समझेंगे। इसकी डिफिनीशन भी मैं लिख देता हूं तब आप लोग ज्यादा समझेंगे चीजें। क्या है, जब किसी वस्तु की मांग में जब किसी वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता। कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, तब उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। ठीक, क्या हम लोगों ने देखा, किसी वस्तु की मांग में, जब किसी वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए। कीमत में मैंने यही बताया आप लोगों को, कीमत कितनी भी बढ़ जाए या घट जाए, कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसके डिमांड में कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है तो वह क्या कहलाएगा, पूर्णतः बेलोचदार मांग। मतलब कि इसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है फिर भी उसकी डिमांड नहीं घट रही है, प्राइस कम हो रही है फिर भी उसकी डिमांड बढ़ नहीं रही है,
तो यह कहलाती है पूर्णतः बेलोचदार मांग। ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ग्राफ इसका बहुत सिंपल है, ठीक। चलिए, किसी वस्तु की कीमत कितनी है, इतनी है, और डिमांड ये है। आगे चलकर इसकी प्राइस कितनी हो गई, मान लीजिए और बढ़ गई, फिर भी डिमांड उतनी ही बनी रहेगी। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। चलिए समझेंगे कैसे। P1 P2 Q1, ठीक। इसमें क्या कहलाएगा कि अगर देखिए जो मैंने यहां परिभाषा लिखी है, इसे इस पर बिठाने की कोशिश करते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब कीमत में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही हम लोगों ने यहां आरेख के माध्यम से देखने की कोशिश की है। ग्राफ पर प्राइस पहले P1 थी, प्राइस इसकी थी, तो इसकी क्वांटिटी क्या थी, डिमांड क्या थी, Q1 थी, लेकिन इसकी प्राइस आगे बढ़ गई। तो मांग का नियम कहता है कि अगर प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन पूर्णतः बेलोचदार मांग में यह होता है कि प्राइस कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उसकी डिमांड में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब डिमांड जितनी बनी थी वो बनी ही है, आगे तक बनती ही जा रही है, प्राइस और बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इसकी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। डिमांड इसकी इसी तरह से बनी रहेगी। बहुत सिंपल है, समझने का सबसे अच्छा फार्मूला है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग का मतलब है कुछ भी हो जाए लेकिन डिमांड में परिवर्तन नहीं होने वाला, प्राइस कितनी भी घट जाए अथवा बढ़ जाए, ठीक। चलिए अब इसका हम लोग ये देखेंगे कि जो ED = 0 हम लोगों ने लिखा है कि जो बेलोचदार मांग का मतलब हुआ कि मांग की लोच में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बराबर 0, मतलब लोच बराबर 0। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, कोई वस्तु है, अगर उसकी कीमत, हम लोगों ने यही लिखा है ना कि प्राइस बढ़कर, अगर किसी वस्तु की प्राइस मान लीजिए 50 रुपए है और वह बढ़कर 60 रुपए हो जाए, 70 रुपए हो जाए, 80, कितना भी हो जाए, लेकिन उसकी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसे हम लोग फार्मूले पे कैसे बिठाएंगे, तो मान लीजिए अगर आप लोग 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, परिवर्तन कितना भी हो, 50, 60, 70 कितना भी हो रहा है, तो यह कितना आएगा। 0 को चाहे गुणा करिए, चाहे घटाइए, चाहे भाग करिए, क्या आता है, 0 आता है। तो इसमें क्या कहलाया, ED = 0। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। पूर्णतः बेलोचदार मांग इंपॉर्टेंट था, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसे बताने की पूरी कोशिश की है। चलिए पूर्णतः लोचदार मांग हम लोग देखेंगे। अब इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये समझ लीजिए आप लोग। अब हम लोग पूर्णतः लोचदार देखने वाले हैं, उसका मतलब है इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है, मतलब डिमांड इसकी बदलती रहेगी, प्राइस कितनी भी हो, ठीक। प्राइस इसकी क्या होगी, प्राइस इसकी अपरिवर्तित रहेगी, और प्राइस अपरिवर्तित रहेगी और उसकी मांग में बढ़ोतरी या कमी होती रहेगी। चीजें बहुत इजी हैं, पूरी रफ करने की जरूरत भी नहीं है। बेलोच हम लोग देख चुके, तो पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, इसमें क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है एवं ऐसी स्थिति में उसकी मांग में बढ़ोतरी या कमी होती रहती है, ठीक। किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित हो, कीमत अपरिवर्तित हो और मांग बदलती रहे, मांग बदलती रहे, ये क्या है, इसका रामबाण है, टॉनिक है। इतना याद कर लिया आप लोग, पूर्णतः लोचदार समझ गए। कीमत अपरिवर्तित हो, मांग बदलती रहे। बेलोचदार में देखा था हम लोगों ने कि मांग, कीमत बदलती रहे लेकिन मांग अपरिवर्तित हो। इसमें क्या है, कीमत अपरिवर्तित हो और मांग बदलती रहे। चलिए ग्राफ पर चलते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला क्या था इसका, ED = इनफाइनाइट। इसे भी हम लोग इस पे
एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए ग्राफ क्या है और ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वाई एक्स, चलिए इसे कैसे डिफाइन करेंगे। कीमत अपरिवर्तित हो, चलिए कीमत की एक रेखा हम लोगों ने बना दिया। कीमत अब अपरिवर्तित होगी, न इससे घटेगी न बढ़ेगी, मार्केट में यही प्राइस बनी रहेगी, मांग बदलती रहेगी। चलिए मान लीजिए पहले इसकी मांग कितनी थी, Q1 थी, आगे Q2 हो जाएगी, Q3, मतलब इनफाइनाइट। मांग कितनी भी हो जाए प्राइस इसकी सेम रहेगी, मांग घटती भी रहेगी बढ़ती भी रहेगी। शाब्दिक अर्थ हुआ कि प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और डिमांड में परिवर्तन होता रहेगा, कम भी होती रहेगी और ज्यादा भी होती रहेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं बदलती रहेगी। ठीक, इसे कैसे समझेंगे, फार्मूले पर बिठा के। प्राइस हमेशा P1 ही रहेगी, किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए 50 रुपए है तो 50 रुपए ही बनी रहेगी और उसकी डिमांड घटती बढ़ती रहेगी, कोई मतलब नहीं है उससे। चलिए ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट को हम लोग यहां डिफाइन करने वाले हैं, तो वह कैसे है, किसी वस्तु की डिमांड 10 से 20 हो जाए, किसी वस्तु की डिमांड 10 से बढ़कर 20 हो जाए, लेकिन उसकी जो कीमत होगी, प्राइस होगी, वह क्या होगी, कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं है और डिमांड उसकी 10 से बढ़कर 20 हो गई। अब हम लोग कीमत लोच का जो फार्मूला था उसे इस पर लागू करेंगे, तो वह कैसे लागू होगा कि 100/0, 100/0। आगे बढ़ेंगे, इसे काटेंगे तो कितना, इनफाइनाइट ये तो होगा, यहाँ कहां कटता, 0 काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए, तो यह क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यह पूरी तरह से क्या हुआ, जो ये फार्मूला था इस पर लागू हो गया। फार्मूला क्या था, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारी मांग की पूरी लोच थी, 5 की 5 हम लोगों ने सही तरीके से समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसे सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि किस वस्तु पर कौन सी लोच लागू होती है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। 2 से 4 बार फार्मूला लिखेंगे आप लोग, फार्मूला लिखने के साथ साथ ग्राफ बनाएंगे। परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पूर्णतः लोचदार किसे कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार किसे कहते हैं, कोई भी मतलब नहीं है अगर आप लोगों ने इसका डायग्राम सही तरीके से बना लिया। एग्जाम में अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज हमेशा डिपेंड करती है कि आपका आंसर कितना सटीक है। आप डिफिनेशन लिखने की बजाय अगर छोटा सा ग्राफ बना के चीजें समझा देंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो ज्यादा प्रभावित होगा आपसे और बढ़िया नंबर आप लोगों के उठने वाले हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे नोट करके, नोट करके 3 पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसमें हमेशा बेलोचदार मांग होती है। आवश्यक वस्तुएं बेलोचदार मांग। हालांकि यह मुझे उनके साथ ही लिख देना चाहिए था, लेकिन मेरा मिस्टेक था, मैं भूल गया था। आप लोग उसी के साथ थोड़ी अगर जगह बची होगी तो चीजें लिख लेंगे। चलिए आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे नमक प्रत्येक दिन यूज होता है, दवाइयां, ये हो गई हमारी आवश्यक वस्तुएं। दूसरा क्या है, आरामदायक वस्तुएं। क्या, आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तुओं में क्या होता है, लोचदार, लोचदार मांग। आरामदायक वस्तुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ठीक, अरे अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप एसी लगवाओगे ना रूम में, ठंड लग रही है तो आप रूम हीटर लगाओगे ना, पानी गर्म करने के लिए चीजें लगाओगे ना, तो वो आरामदायक वस्तुओं की श्रेणी में आता है। तो ये हमेशा लोचदार मांग के तहत आता है। अब बात करेंगे विलासिता की वस्तुएं। जो विलासिता की वस्तुएं हैं वह लोचदार के तहत, अधिक लोचदार के तहत आएंगी। कौन सी, विलासिता की वस्तुएं।
ये किसके तहत आएंगी? अधिक लोचदार, अधिक लोचदार के तहत आएंगी। क्यों? क्योंकि विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं? कार, गहने, जिसे हम लोग ज्वेलरी वगैरह बोलते हैं, ईटीसी, मतलब कि जिनसे विलासिता की वस्तुएं जिसके अंतर्गत आती हैं, जो सिर्फ यूज करने की होती हैं, दिखावा करने की, वह किसके तहत आएंगी? विलासिता की वस्तुएं अधिक लोचदार के तहत। तो ये 3 पॉइंट थे, आप लोग इसे याद कर लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, 1 2 3। एक बात आती है कि जो नकारात्मक लोच होती है वह क्या होती है? आय बढ़े पर मांग न बढ़े। अगर आय में आपकी वृद्धि हो और मांग में वृद्धि ना हो तो वह नकारात्मक लोच कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई साथ में करते रहिए।